नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नाबालिगों से जुड़े जुर्म को लेकर राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल 2015 को पास कर दिया है, जो कि सन 2000 में बने पुराने कानून की जगह लेगा। नए बिल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 16 से 18 के बीच है और किसी संगीन जुर्म में लिप्त पाया जाता है तो उसको जेजे एक्ट में नहीं बल्कि आईपीसी के तहत सजा होगी। हालांकि मुकदमा कहां चलेगा, इसका फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करेगा। राज्यसभा में वाम दलों ने कानून में बदलाव का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया, लेकिन बाकी पार्टियां इस पर सहमत रहीं। इससे पहले हालांकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी मौजूदा बिल का विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पक्ष बदल दिया। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बदलेगा इस कानून में बदलाव के साथ। साथ ही पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि क्या नए कानून में जो प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है वो किस हद तक मजबूत है, जिससे कि सिर्फ संगीन जुर्म में जो लिप्त नाबालिग हैं वही जेल जाएं और ऐसा ना हो कि ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जेल जाने का एक आसान रास्ता बन जाए। ख़ास मेहमान इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस मुद्दे को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सांसद हैं। विप्लव ठाकुर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी की। इसके अलावा अन्य मेहमानों में प्रिया हिंगोरानी हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोमल गनोत्रा हैं, डायरेक्टर हैं पॉलिसी एडवोकेसी एंड रिसर्च क्राई में। और साथ ही मनीष छिब्बर हैं, सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र अग्रवाल जी, आपके साथ मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि पास होने के बाद भी सवाल ऐसा नहीं है कि ख़त्म हुए। किस बुनियाद पर, जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है आपकी, वो क्या रही? जो मेनका गांधी जो पेश कर रही थी डेटा, उसकी बुनियाद पे हुआ है? पब्लिक सेंटिमेंट का आपने ख्याल रखा है? क्या वजह रही है खासकर इस बिल को आगे बढ़ाने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस मामले में पब्लिक सेंटिमेंट का सबसे ज़्यादा असर रहा है। और हालांकि जब आप लेजिस्लेट करते हैं तो वो बड़े शांत मन से होना चाहिए। उसमें पब्लिक ओपिनियन कई बार जैसी प्रस्तुत की जाती है मीडिया के द्वारा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा खासतौर से किया गया पिछले एक सप्ताह के अंदर, वो बहुत बार आपको ठीक निर्णय करने में बाधा भी पहुंचाती है। लेकिन कुल मिलाकर के पब्लिक ओपिनियन का इसके अंदर बड़ा भारी महत्व रहा। निर्भया कांड भी जब हुआ, जिस समय हुआ, और मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुर्घटनाएं, बहुत खराब घटना थी, वो बहुत हीनियस क्राइम था, वो बहुत शर्मिंदगी पैदा करने वाला था। परंतु देश में अन्य स्थानों पर भी होते हैं वो, लेकिन दिल्ली में क्योंकि हुआ इसलिए उसका एक प्रकार से मीडिया ट्रायल होता था। उसका दबाव लोकसभा पर भी आया, पार्लियामेंट के सब एमपीज के ऊपर आया और राजनीतिक दलों के ऊपर भी आया। लेकिन तो भी अभी जो जनरल जो इसका जो हुआ है, इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए, जब लोकसभा के अंदर ये इस पर बहस हो रही थी तो मुझे ध्यान है कि थरूर साहब ने इसकी बहस की शुरुआत की थी। हिज ओपिनियन वाज डिफरेंट दैट टाइम। मैं उस ओपिनियन को गलत नहीं मानता, मैं उसको कोट करूंगी और कांग्रेस पार्टी के एक सेकंड, हाँ, एक मिनट। मेरा कहना ये है कि लेकिन ये जो ओपिनियन बिल्डिंग जो हुआ एक सप्ताह के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस को भी, जो पुरानी पार्टी, वी कैन बी हैविंग सो मेनी डिफरेंसेस विद देम, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन कुल मिलाकर के मुझको ऐसा लगता है कुछ ओपिनियन के दबाव के अंदर उनको अपनी राय बदलनी पड़ी है। चलिए, उनकी बात तो मैं समझता हूँ कि ये कुल मिलाकर के, आपकी नजर में क्या ये आदर्श बिल था? नहीं, आई डोंट थिंक। मैं इसको ये मानता हूँ कि बिल का, किसी भी बिल का बहुत ठंडे दिमाग से, बाहरी दबावों से मुक्त होकर के बनाया जाना जरूरी है। अब ठीक है, देखा जाए तो गंभीर अपराधों के अंदर 18 से 16 उम्र कर दी, ये देखने में बहुत बड़ी बात नहीं लिखती है, परंतु कई बार इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग होने की आशंका रहती है, जो इसके साथ बनी रहेगी। तो विप्लव ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विप्लव जी, बताइए फिलहाल की थरूर साहब का जिनका हवाला फिलहाल दिया है राजेंद्र जी ने, मैं भी उन्हीं का हवाला देना चाहती हूँ। हालांकि दूसरे आपके जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनके भी बयान आ चुके हैं, लेकिन ये चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कि चाइल्ड इज़ आवर फ्यूचर, वी मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि बच्चे जो है हमारा भविष्य है, हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, सुनिश्चित करना है कि कुछ गड़बड़ ना हो। उन्होंने ये भी कहा था कि इट्स अ बैड लॉ, ये कानून जो है बन रहा है वो ख़राब है। और ये कुछ महीने पहले की पोजीशन अचानक कैसे बदल गई? क्या हो गया अचानक? नहीं, देखिए, अचानक नहीं बदले, क्योंकि ये बहुत देर से चला आ रहा था। और जैसे कहा कि 12 बार या 8 बार लाया गया, नहीं पास हुआ। या मैं समझती हूँ कि ये इस बिल के ऊपर
और अच्छी तरह से गौर हो सकता था, डिस्कशन हो सकती थी, जैसे कहा गया था। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में जब ये बिल आया तो उन्होंने भी इसके खिलाफ ही अपनी ज़्यादातर जो है रिपोर्ट दी है, और वर्मा कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है। इसीलिए कहा जा रहा था कि सिलेक्ट कमेटी में जाया जाए, जिससे कि इसको अच्छी तरह, क्योंकि ये आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल था। ये 16 साल या 18 साल की बात नहीं है। हम क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनके लिए क्या भविष्य सुधारना चाहते हैं या क्या उनके लिए भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, वो सब बातें इससे जुड़ी हुई थी। सामाजिक पहलू थे, आर्थिक पहलू थे, और हमारा जो वातावरण है, इन सब चीज़ों को देखते हुए या करते हुए ये बिल बनना चाहिए था। ठीक था, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मीडिया समटाइम्स जो है एक ऐसा वातावरण पैदा कर देता है कि मजबूर कर देता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो एक ये भी बात हुई, बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत हड़बड़ी में ये जो है बिल बना है, और मैं समझती हूँ कि इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। जी, लेकिन विप्लव जी ये बताइए, कहा यह जाता है कि कुछ लम्हे जो हैं वो खता करते हैं, दोष कुछ लम्हों का होता है और सदियां जो हैं उसके लिए पे करती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि संसद के दोनों सदनों से गुजरकर ये कानून आया है, ये बिल आया, और अब बाकायदा ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की मोहर के बाद? दोनों जो बड़े सदन है इस देश, दोनों जो पार्टियां हैं बड़ी इस देश को जिन्होंने चलाया है और अब जो चला रहे हैं, उन दोनों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं इस कार्यक्रम में, ये कह रहे हैं कि ये परफेक्ट नहीं है, आदर्श नहीं है। तो आखिर क्या अखबार, टेलीविजन चैनल अब इस देश को चलाएंगे? अगर ये मान लें कि पब्लिक सेंटिमेंट का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि देश की दो बड़ी पार्टियां ये मान रही हैं कि अखबार और टेलीविजन चैनल चलाएंगे? मैं ये नहीं कहती, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि भी अखबार हो या टेलीविज़न बनाए, लेकिन देखिए ना आप, एक ओपिनियन मेकर्स जो होते हैं उनका असर, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, उसमें भी बहुत डिस्कशंस हुई। अगर आप देखें, अभी हमने पहले 30 और पहली को इसके ऊपर डिस्कशन किया है, और अगर हम सारे उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें भी जो है ओपिनियन मेकर्स ने, या हमारे उस टाइम के हालात या सामाजिक कार्यकर्ता थे या लॉयर थे, उनका असर पड़ा है। ये होता है, क्योंकि जब आप उसमें रह रहे हैं तो ये चलाने की बात नहीं होती, उसको कई बार ऐसा समझने में भी आ जाता है कि अगर ये हो रहा है तो ठीक हो रहा है। जब आप बारीकी से देखें या बारीकी से उसको समझने की कोशिश करें, फिर तभी तो अमेंडमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं। जी, ठीक तो है। इसलिए ये कहना कि ये चलाएंगी, ये मैं ठीक नहीं समझती। ठीक है। कोमल गनोत्रा जी, बताइए फिलहाल कि इस जो नया फॉर्मेट है, अब जो बदलाव आएगा उसको हम देखें तो पहले तो कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगी, अंडरलाइन करना चाहेंगी, जो पिछले कानून से अलग हैं? क्या फ़र्क होगा अब जब नाबालिगों के जुर्म को हम देखेंगे? तो पहली चीज़ तो इस कानून में होगी कि जो 16 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसका किया जा सकता है, इसका मतलब है कि हर केस हीनियस क्राइम का जहाँ भी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, वहाँ वो केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुछ क्राइटेरियाज, मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे की मैच्योरिटी क्या है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस को लेकर डिसाइड करेंगे कि ये केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ट्राई होगा या ये केस जो है आगे जाके एडल्ट कोर्ट में ट्राई होगा। एक तो ये प्रोविजन है, ये बहुत बड़ा चेंज है कि हम ये मान रहे हैं हमारे देश में कि 16 से 18 साल तक के बच्चे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू, एक एडल्ट सिस्टम के थ्रू ट्रायल हो सकता है। एक ये चेंज है। दूसरा, इस कानून में आगे जाके कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है। अगर इनमें से कुछ बच्चों को कोर्ट कॉन्विक्ट करता है और कहता है कि हाँ इन्होंने ये क्राइम किया और ये एडल्ट सिस्टम में होंगे, तो एक कहा गया, इस कानून में कहा है ये प्लेस ऑफ सेफ्टी में जाएंगे। तो अब ये प्लेस ऑफ सेफ्टी कौन सी हैं, कहाँ हैं, अभी तक ऐसी प्लेस ऑफ सेफ्टीज हर स्टेट में डेवलप्ड नहीं है। तो क्या करेगी सरकार, क्योंकि कोई फाइनेंशियल मेमोरेंडम इस बिल के साथ नहीं है, तो क्या किस तरह की प्रक्रिया होगी, क्या वो जेलों के साथ जुड़ी होगी, जो बल्कि लिखा है कानून में नहीं होंगी जेल के साथ। यानी कि आप कह रही हैं कि ना तो रिफॉर्म होम्स होंगे, ना ही वो जेल होगी, कोई तीसरी जगह होगी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। हाँ, तो ये कानून में लिखा है, जो दूसरे बड़े मुद्दे की बात है। तीसरा, 21 साल तक की बात कही गई है कि 21 साल तक की। तीसरी बात की गई है कि ये बच्चे एक एज तक यहाँ तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनको जेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जब ये 21 साल की उम्र के हो जाएंगे। तो ये 3 मुख्य प्रोविजंस हैं, ये जो कि जुवेनाइल एंड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है। इस लॉ में और भी चेंजेस हैं इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल, इस लॉ में मॉनिटरिंग ऑफ होम्स के बारे में बदलाव किया है। तो जब आप ऑब्जेक्ट एंड रीजन ऑफ द एक्ट पढ़ें तो उसमें लिखा गया है क्योंकि अभी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, तो हमारे होम्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी ये लॉ चेंज किया जा रहा है। तो और कमिटीज़ बना दी गई हैं, लेकिन कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं है।
पांचवी मुख्य चीज इस पूरे कानून में अडॉप्शन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अडॉप्शन सिस्टम बहुत सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा जब केयरिंग्स जो एक सेंट्रल पोर्टल है वहीं पर सबको जो register पॉजिटिव करना है। एस्पेक्ट है इस बिल का। उसमें भी पॉजिटिव है, लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये वो नहीं बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने, क्योंकि जब हम कुछ बदलाव लाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे फिनेंसेस की जरूरत होती है, बहुत सारे सिस्टम्स की जरूरत होती है, जिसकी तैयारी हमें नहीं लगता कि आज की स्थिति प्रिया में है। हिंगोरान जी, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो पूरा दारोमदार टिक रहा है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे टिक रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन नाबालिगों को, इन बच्चों को लिया जाएगा, जुर्म में लिप्त हुए सीधे जेल में डाल दिया गया। इसके बीच में जो इंश्योर करेगा, जो एक प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, उसके तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स आ रहे हैं। इनका क्या रोल होगा? कितना कॉन्फिडेंस आपको है इनके रोल पर? देखिए, जो पहला एक्ट आया था जुवेनाइल जस्टिस का 2000 का, बेसिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लाने का ये मकसद होना चाहिए, या था नहीं, पर मकसद होना चाहिए कि बच्चों के लिए एक रिफॉर्मेटिव होम होगा जहां बच्चों को रिफॉर्म करके सोसाइटी में वो ज्वाइन करेंगे। उस टाइम जो बनाया था जुवेनाइल बोर्ड का, ये था सोशल वर्कर हैं, एक मैजिस्ट्रेट होंगे और साइकोलॉजिस्ट होंगे, इस किस्म के लोग बैठेंगे। हमारा ये कहना है कि दिस जुवेनाइल बोर्ड को की काबिलियत ही नहीं है टू डिसाइड विदाउट इन्वेस्टिगेशन या विदाउट इंक्वायरी, या पुलिस अपना जो पूरा काम करती है रेप केस में, इंक्वायरी करती है, एविडेंस इकट्ठा करती है, उसके बगैर ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है इन किस्म के केसेस को डिसाइड करने। आप कह रही हैं कि ये पुलिस की रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि उसका जो ओपिनियन लेगा वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लेगा, इस तरह से बता रही हैं आप? नहीं, क्या वो अब प्रोसीजर क्या क्या है, होगा? प्रोसीजर ये है कि भाई एफआईआर फाइल होगी, एफआईआर हुई, उसमें जुवेनाइल का भी नाम होगा, वो एफआईआर के बेसिस पे जुवेनाइल बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसको एडल्ट के कोर्ट में ट्राई करना है या जुवेनाइल बोर्ड में ही उसको ट्राई करना है। अब एक मेयर एफआईआर के बेसिस पे, बिना उसके इन्वेस्टिगेशन हुए, बिना उसके प्रूफ इकट्ठा करे, बिना एक उसका वर्जन आए हुए, आप कैसे ये फैसला करोगे कि ये वहाँ जाएगा एडल्ट कोर्ट में, मतलब मैजिस्ट्रेट नॉर्मल कोर्ट में जाएगा या जुवेनाइल बोर्ड में डिसाइड होगा? उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल उठता है कि वेदर दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक दिस डिसीजन। जो स्ट्रक्चर आज की तारीख में है, आज की तारीख में स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। दूसरा ये बात है कि हमारा ये निर्भया के पेरेंट्स की तरफ से जब हमने सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया था 2000 का एक्ट, उस टाइम हमने यही बात उठाई थी और आज भी वही बात उठा रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एज इज़ नॉट द क्राइटेरिया। आज 12 साल का बच्चा भी एक किस्म की घनूनी हरकत कर रहा है। परसों के कल के पेपर में 15 साल के बच्चे के गैंग रेप में नाम आया है, उसका कन्विक्शन की बात उठी, उस केस में 7 जनों को कन्विक्ट किया है। तो एज नहीं है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जब एक किस्म का केस सामने आता है तो पहले ही वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ये केस जाना चाहिए, जिसमें कोर्ट डिसाइड करेगी कि मेंटल मैच्योरिटी लेवल उस जुवेनाइल का क्या है, उसको इस सर्कमस्टेंसेस का पता था, किस सर्कमस्टेंस से आया, उसको ये पता था कि वो घिनौना क्राइम कर रहा है। उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट और जज अपनी जुडिशियल डिस्क्रिशन यूज करने के बाद ये फैसला करेगा कि इस केस को जुवेनाइल बोर्ड में भेजना चाहिए, जो एक महज एक इंक्वायरी का काम करती है, ट्रायल का काम नहीं करती, महज इंक्वायरी का काम करती है, और या उसे नॉर्मल एडल्ट कोर्ट में ट्राई किया। ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मनीष शिब्बर, ये बताइए कि ये तो हम देख रहे हैं कि इसके कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? कानून के अलावा आप राजनीति को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, मुझे ये बताइए कि क्यों आज कांग्रेस पार्टी, बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं? किस तरह के पॉलिटिकल इंसेंटिव है जो हासिल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यही पार्लियामेंटेरियंस थे 2000 में, इन लोगों ने एज बढ़ाई 16 से 18 की। और मनीष, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, ये बताना भी बहुत जरूरी है कि एनडीए की सरकार ने इस उम्र को बढ़ाया। ये अंडरलाइन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने ये भी याद दिलाया कि मिनिस्टर भी सेम थी। और 4 दिन पहले फ्राइडे को ये डिसाइड हुआ ऑल पार्टी मीटिंग में कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे। अब कल गुलाम नबी आज़ाद से जब हमारे एक संवाददाता ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वो तो 4 दिन पहले था। अब मेरा इस मामले में ना एक बड़ा सिंपल सा विचार है, वो ये है कि हम लोग पार्लियामेंटेरियंस को चुन के भेजते हैं कानून बनाने और सशक्त कानून बनाने के लिए। अगर वहाँ जाके उन्होंने भी मॉब की तरह ही बिहेव करना है तो फिर आप हर बात पे एक ट्विटर में या ऑनलाइन फेसबुक पे पोल कीजिए और डिसाइड कीजिए ज़्यादा मेजॉरिटी क्या चाहती है। अब कल को अगर आपको ये लगता है कि जैसा इस जुवेनाइल जो अभी दिसंबर 2012 वाला जुवेनाइल है,
ऐसा ही एक कानून गुनाह करता है जो 14 साल का है, तो क्या आप उसकी उम्र और कम कीजिएगा? बल्कि कई लोग तो लिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे यहाँ तक लिख रहे हैं, 14 साल तक भी लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब अगली डिमांड वही होने वाली है। और मैं मानता हूँ कि जो पार्लियामेंट है उसका काम सड़क पे जो मतलब पार्लियामेंटेरियंस और जजेस का ये काम नहीं है कि हम लोगों की सुने। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि इनको ये भी नहीं कहना चाहिए कि मीडिया में ये आ रहा है, क्योंकि मीडिया का तो अब 24/7 टीवी है, और कई बातें अब जैसे उस दिन किसी टीवी चैनल पे था, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट कीजिए। अब कैसे ला सकते हैं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली? अब कल को मैं लिख दूं कि नहीं आप इसकी एज 20 कर दीजिए, और सडनली आपको लगता है एक ट्विटर पे पोल चल रहा है जिसमें 10,000 आदमी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप उसको 20 कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंटेरियंस और हर पार्टी का मेरा ये मानना है, और इसमें सब पार्टी एक्सेप्ट मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो लेफ्ट सीपीएम का जो कल का रुख था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात बिल्कुल कहा कि हम मॉब नहीं है, हमें ये लोगों को सुन के हमें बदलाव नहीं करना है। लोगों ने अपनी मत दे दिया है, हमें चुन के भेज दिया, अब जो हमारी समझ में ठीक है वो हमको करना है, और जो देश हित में है वो करना है। अब आपने कर दिया, और ऐसे ऐसे आप मैं ये शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है ऐसी फिजूल की बातें हो रही हैं कि एक राजनेता ने कल हमसे हमारी अखबार में कहा कि जी जनता का बहुत प्रेशर था। नहीं, और ये भी कहा एक नेता ने कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं गोली से उड़ा देता। हाँ, गोली से उड़ा देता, तो और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। तो अब नेताओं से हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो ऐसी बात करेंगे, और जनता में ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग अगर एक जगह खड़े होकर एक बात का समर्थन कर रहे हैं तो वो 10 के 10 लोग समझदार हैं और जो न्याय संगत बात है वो कर रहे हैं। और शायद राज्यसभा उस हाउस का भी मकसद यही है कि जो लोगों के जरिए चुने गए लोग हैं वो लोकसभा में पहुंचते हैं, और इनडायरेक्टली चुने गए लोग, इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग जो है, यानी कहा जाता है, इसलिए हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है कि जो देश का दिमाग है कहीं ना कहीं वो इस बड़े हाउस में राज्यसभा में होता है। नहीं, दिमाग तो देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे लगता है ये एक ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी और इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट माना जाएगा, कि जहां सब तरफ हम लोग रोज बात करते थे। एक दिन पहले तक, परसों तक हमें यही इन लोगों से मिल रहा था आश्वासन, और बात हो रही थी कि हम इस सारे विषय को सिलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं। ये डिसाइडेड था, राज्यसभा की चेयरमैन की मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ। गुलाम नबी आज़ाद ने सारी दुनिया को बताया कि डिसाइड हो गए। नहीं, और जो आइडियल बिल बता रहे हैं टीएमसी के नेता, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने चेयरमैन राज्यसभा को ये पत्र लिखकर कहा। आप जो टीएमसी नेता, मतलब ये बड़ी एक हास्यास्पद बात है, जो टीएमसी नेता डेरेक ब्राइन कल इतना दबा के बोले इस बिल के पक्ष में। आप देखिए, उन्होंने इसी बिल के विरोध में या इसके क्लॉजेस के विरोध में पहले क्या क्या कहा है। मैं कहता हूं कि जो नेता है उनका काम है हमें लीड करना। बिल्कुल, अगर वो फॉलोअर्स बन जाएंगे तो नेता कौन रहेंगे? जी ठीक है। राजेंद्र अग्रवाल जी, बताइए, बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं आपके लिए। पहली बात तो ये है कि क्या पब्लिक सेंटिमेंट से कानून तय होगा या एक्सपर्ट ओपिनियन से तय होगा? दूसरी बात यह है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह के एक तरह के राजनीतिक संकट में बीजेपी और सरकार फंसी हुई है, डीडीसीए का मामला अपनी जगह है, और कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल संकट इस बात के लिए जिम्मेदार है कि कोई एक ऐसी चीज़ की जाए जो बहुत पॉपुलिस्ट हो, लोकप्रिय हो, और जनता शांत हो जाए, कम से कम अब के लिए। कल का देखा जाएगा। नहीं, ये कोई बड़ा पॉपुलिस्ट तो ये कानून नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि राज्यसभा पर जरूर एक दबाव था। राज्यसभा ने बिल्कुल भी काम जो भी उनके प्रोटेस्ट कर नहीं पाए, और राज्यसभा पर ही दबाव था, इसलिए सेलेक्ट कमेटी के भेजने के निर्णय को उन्होंने एक प्रकार से बदल दिया ही। लोकसभा से तो पास हो चुका था, गुड और बैड। बिल्कुल, मैं उस बात को फिर कहना चाहता हूं कि निर्भया केस का जो दबाव था, जो पूरे देश के अंदर दबाव था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो घटना दिल्ली में उसका दबाव बहुत ज्यादा था। लेकिन निर्भया मामले में तो इसमें कुछ होना नहीं है। एग्रीड, वो तो क्योंकि राज्यसभा के अंदर बिल पास होने में देरी हुई, वो अलग विषय है। वो अब उन्होंने एक फैसला कर लिया था कि सेलेक्ट कमेटी में भेजना है, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि तनाव के अंदर या इस प्रकार के दबाव के अंदर किसी भी कानून को नहीं बनाया जाना चाहिए, और इसलिए इसमें कुछ न कुछ
कमियां हैं, और लेकिन देखेंगे जो भी इसके लेकिन अंदर। अभी जो ये जानकार हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कोमल गनोत्रा कह रही हैं कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो तीसरी जगह कहाँ से आएगी जो रिफॉर्म होम भी नहीं जो हमारे पास पहले से मौजूद है, जो जेल भी नहीं है, कहाँ से वो उतने घर बनाए जाएंगे, उतनी जगहें बनाई जाएंगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को लेकर बहुत गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई पुलिस की FIR ये तय कर देगी, उसकी बुनियाद पर यह तय हो जाएगा कि किसी बच्चे का भविष्य क्या होने जा रहा है। ये खुद में बहुत चिंताजनक बात है। मैं मेरठ से आता हूँ, मेरठ के अंदर बच्चा जेल है, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी उसके 3 गुना बच्चे उसके अंदर भरे रहते हैं। एंड मोस्ट, यदि आप में से कभी वहां गए हों, एकदम असुरक्षित, सब प्रकार की शरारतें माने सब, यानी उनके साथ वो ऐसी घटनाएं घटती हैं बच्चों के साथ जिनका उल्लेख करना भी ठीक नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भारी कमी है, और नए कानून के बाद जिस प्रकार की और अधिक सोफिस्टिकेटेड सारी चीजें चाहिए उसका जरूर इसमें इंतजाम करना चाहिए था। वो बिल्कुल मैं इस बात से मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि ये अत्यधिक दबाव के अंदर जल्दबाजी में ये बनाया गया कानून है, और यदि इसको ठीक ढंग से हमको वास्तव में अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी बचाना है और अपराध से भी उसको बचाना है, तो हमको इसमें कुछ इसके इंतजाम हमको ठीक करने पड़ेंगे, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल अच्छी बात है आप इस कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप रूलिंग पार्टी के नेता होने के बावजूद। विप्लव ठाकुर जी बताइए कि जितनी जवाबदेही इस वक्त बीजेपी की है उतनी ही जवाबदेही कमोबेश कांग्रेस पार्टी की भी है। आपने साथ दिया है और साथ देने के बाद जो है ये बिल पास हुआ है। आज इस कार्यक्रम में कानून पास होने के बाद कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ओपिनियन नजर आ रहा है उससे पछतावे के अलावा तो बहुत कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अब मुझे ये बताइए, आपके जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत का कानून सऊदी अरब जैसा होना चाहिए, कल को लोग ये भी कहने लगेंगे कि उनके कानून जैसा चोरी के बदले वहां हाथ काट लिए जाते हैं, क्या पब्लिक सेंटिमेंट से अब चीजें तय होने लगेंगी? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ओपिनियन से हो सकता। देखिए, लोकसभा को जब आप कहते हैं कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स है या लोगों का हाउस है जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, और लोगों में एक ये भी धारणा है कि वहाँ पे जो चीज़ बिल पास हो गया है या उन्होंने पास कर दिया, तो क्या वहाँ पे बैठे हुए जिन लोगों ने ये बिल पास किया क्या वो समझदार नहीं थे? क्या वो चुने हुए नहीं थे? क्या वो लोगों की भावनाओं को, जो चुने हुए वहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए थे, अगर उन्होंने ये बिल पास कर दिया तो क्यों हम लोगों से ये अपेक्षा की जा रही थी कि अभी हम इसके खिलाफ जाएंगे या इसको नकार देंगे? इसमें कमी है, बिल्कुल है। 16 साल एज करना जो है कोई ठीक बात नहीं है। इससे हम उस जड़ को, उस जो हीनियस क्राइम है या जिसकी वजह से ये कानून बनाया हुआ है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए, सामाजिक उत्थान चाहिए, आर्थिक सुविधाएं चाहिए, बैकग्राउंड देखनी होगी। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है अब वो 14-15 साल के बच्चों को लेंगे, लेकिन यही कहना कि जी वहाँ बैठे हुए थे या 4 दिन पहले क्या कहा गया या ओपिनियन से, देखिए जो भी बात होती है या कोई, अब कई हम लोग प्राइस राइज के ऊपर बोलते हैं, लोगों का एक दबाव होता है कि ठीक है आज शुगर पे सेस बढ़ा दिया गया तो लोगों का दबाव होगा कि रोल बैक कीजिए। आपको मालूम है पेट्रोल की कीमतों पे रोल बैक होता था क्योंकि पब्लिक का, लोगों का एक दबाव होता था। उनकी ओपिनियन को भी आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वहां बैठे हुए जो थे उन्होंने इस तरह से फैसला ले लिया, उस समय के, उस हालात के जो भी कानून आता है उसके संबंध में बोला जाता है। ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम है। रख के मनीष जवाब देना चाहते हैं? हुआ कि आज के बढ़ती उनको आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं? मैडम, मैं सिर्फ ये मैंने शुरू में ये कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हर पार्टी के बारे में ये कह रहा हूँ कि अब आप जो हमारे राजनेता हैं अगर 4 दिन में अपना विचार बदल लेंगे तो देश कहाँ जाएगा। मेरा सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट ये था, ये 4 दिन की बात देखिए, नहीं है। 2012 की घटना थी, 2012 दिसंबर की घटना कि अब उसके बाद आप गलत कह रहे हैं। अब 4 दिन में आप कह रहे हैं कि विचार, अब जब डिस्कशंस होती है पार्टी में, इंटर डिस्कशंस होती है, एक दूसरे के साथ मेंबर्स बैठते हैं, बातचीत होती है, उसमें क्या उभर के आता है तो उसको भी तो देखना होता है। अब 4 दिन में या एक ओपिनियन होती है, फिर उसके बाद आपस में हमारी स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, बातचीत हुई, तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपना एक मत दे दिया और वो उसमें हर पार्टी के एमपीज, वो तो देखिए लोकसभा के मेंबर भी उसमें, हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ, उसमें हर पार्टी के एमपीज रहते हैं। तो उसमें
तो मैं वही तो कह रही हूँ, उन्होंने एक मत दे रिजेक्ट कर दिया हाँ। वर्मा कमीशन। फिर नहीं, फिर क्यों लेके आए? फिर ये लोकसभा में क्यों लेके आए? तो अब ये मुझे बताइए क्यों लेके आए जब स्टैंडिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया? मैडम मैं सिर्फ एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, राजनीति अभी आपने कहा कि लोकसभा तो जनता का, एक बात, अभी आपने कहा कि लोकसभा तो हाउस ऑफ पीपल है, जब उन्होंने वो तो चुन के आए, उन्होंने पास कर दिया, तो राज्यसभा पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? अभी आपने 2 मिनट पहले कहा। मैं कह रहा हूं अब इस विषय पे भी अगर आप राजनीति करेंगी, क्योंकि अब आप लोग भी तो कभी कल को आपने भी पुराने इलेक्शन नहीं, राजनीति नहीं मैं कर रही, मैं आपने जो कहा मैं उसका जवाब दे रही हूं कि ये नहीं कि लोग राज्यसभा के ऊपर ही सारी जो है वो जिम्मेदारी आ जाती है। जी, अभी प्रिया इंगुरानी भी आपसे कुछ कह रही है, वकील है, ये आपसे कुछ कह रही है। मैडम ऐसा है, आपके बात का मैं एक जवाब देना चाहती हूँ कि जब राज्यसभा में आया है और इसमें ये सोचा जाता है और कहा जाता है कि बहुत ज्ञानी और तजुर्बेकार हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, और ये डिसाइड किया जाता है कि सिलेक्ट कमेटी जो एक्सपर्ट्स को बुलाती है, जो इसके फाइनेंशियल, जो इसके लीगल, जो इसके सोशियोलॉजिकल, जो इसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर गौर करके, कि कानून एक बच्चे के लिए और एक सेट ऑफ बच्चों के लिए नहीं बन रहा, देश भर के लिए और फॉर ऑल टाइम्स टू कम बन रहा है, तो इस पे बिल्कुल विचार होना चाहिए था। जिस तरीके से, जिस माहौल में और जिस तरीके से कानून बन के आया है, ये सही नहीं है। बिल्कुल विचार आप नहीं, आज आप बताइए पॉलिटिकल विल नहीं है। नहीं, आप पहले सुनिए मेरी बात। पॉलिटिकल, आप मेरी बात सुनिए पहले। पॉलिटिकल विल नहीं है बिल्कुल इस देश में हमारे पॉलिटिशियंस के बीच में कि वो ये बात इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जजेस अपॉइंट करें, पुलिस में जो करप्शन है उसे हटाएं। पुलिस रिफॉर्म्स आज तक क्यों नहीं आए पिछले 20 साल में? क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है आपके इसमें। सिर्फ इतने से मुद्दे को देख ले तो 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, एक स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है, जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा है। अगर 4 ऐसे कमिटीज या ऐसे लोग जिन्होंने इतनी क्लियर मैंडेट क्लियर दिया है, क्यों हम लोगों ने उस पर विचार नहीं किया? चलिए, कार्यक्रम खत्म करना होगा। ये बहस मैं जानती हूँ बहुत लंबी बहस है और कहीं ना कहीं एक पैशनेट बहस है, और हो भी क्यों ना, ये हमारे कल की बात है, ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे बच्चों को लेकर ये बात हो रही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस पैनल से तो ये व्यू उभर कर आ रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है। हालांकि कानून पास हो चुका है, एक मोहर के साथ ये कानून बन जाएगा। और एक आखिरी डेटा मैं देना चाहती हूँ कि जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे बच्चे हैं वो 22% जो हैं जुर्म में शामिल हैं, और जो हायर सेकेंडरी तक पहुँचे हैं वो 10% जुर्म में शामिल है। तो इससे अंदाज़ा आप ये लगाइए कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई होने से, गरीबी दूर होने से किस हद तक ये बच्चे बेहतर बन सकते थे, बेहतर वयस्क बन सकते थे। लेकिन शॉर्टकट का इस्तेमाल करके शायद फ़िलहाल संसद में फ़िलहाल ये बिल पास हो गया है जो कानून बन जाएगा। आइए देखते हैं कि फ़िलहाल एक्सपर्ट्स क्या ओपिनियन लेते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।